हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड एज प्रॉमिस्ड, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी डिस्क्लोज किया था कि वी आर वेरी सून गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट जो है हम लिटरेचर, आपका इंग्लिश लिटरेचर जो है कवर करेंगे एंड प्रोमिनेंटली हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश लिटरेचर से, ठीक है। सो फाइनली द वेट इज ओवर और आपकी एकदम फ्री सीरीज जो है यूट्यूब पर आ चुकी है, जहां पे आपको कंसिस्टेंटली सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं फ्रीली अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और साथ में जो मजा आने वाला है इस सीरीज में और कैसे ये सीरीज आज तक की बिल्कुल हिस्टोरिकल सीरीज बनने वाली है, उन सब के बारे में भी हम इसी सेशन में बात करें, ठीक है। तो ये सबसे पहला सेशन है इस सीरीज का, ठीक है। और इधर इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत फटाफट एकदम रैपिड तरीके से कवर करेंगे सभी एजेस को, ठीक है। और सभी एजेस में हम सभी एजेस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जो है टच करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी राइटिंग्स आ रहे थे, जो भी ऑथर्स उन टाइम्स पे लिख रहे थे, ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अपनी थीम, स्टाइल, राइटिंग, सभी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। देन द मेजर ऑथर्स, देयर मेजर वर्क्स, और कहाँ से जो है क्वेश्चन यूजीसी नेट में, आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, एग्जाम चाहे ऑब्जेक्टिव रहे, चाहे एग्जाम सब्जेक्टिव रहे, और चाहे आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सभी लेवल ऑफ एग्जाम्स की डिस्कशन और जो प्रिपरेशन है बेसिकली वो आपकी इस सीरीज से बहुत ही फाउंडेशनल टू मास्टरी लेवल तक सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यू आर एग्जैक्टली एट द राइट पॉइंट। अगर अभी भी यू आर समवेयर स्ट्रगलिंग, ठीक है, और यू वांट टू ब्रश अप योर स्किल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना, जो भी मतलब आपने आज तक सीखा है, अब अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना चाहते हैं, तो यू आर एट द राइट पॉइंट। बिल्कुल टू द पॉइंट सीरीज रहेगी ये, ठीक है। जो भी मतलब नॉट अननेसेसरी स्टफ, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछा ही नहीं जाता है, वो स्टफ हम यहाँ पर नहीं उठाएंगे, हम बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें रखें, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ वी पीपल व्हेन स्पेशली स्टूडेंट्स अपीयर इन वेरियस एग्जाम्स, तो वो दे स्पेंड लैक्स, है ना, थाउजेंड्स एंड लैक्स वो स्पेंड कर देते हैं कि कभी वो एक मेगा कोर्स खरीद रहे हैं फॉर सम पर्टिकुलर एग्जाम, और आफ्टर सम टाइम द सम अदर एग्जाम इज अप्रोचिंग, और उसी इंग्लिश लिटरेचर के कंटेंट के लिए, है ना, वो दूसरा कोर्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एकदम से यूजीसी नेट जब बहुत पास होने को होता है तो बच्चे कहीं क्रैश कोर्स के लिए भी भागते हैं, ठीक है। तो वो सभी सोल्यूशन यहाँ पे आपका हो जाएगा। यू डू नॉट हैव टू स्पेंड लैक्स ऑन इट, ठीक है, देर इज नथिंग लाइक दैट, एंड वी आर सिंपली लॉन्चिंग अ वेरी फेयर सीरीज टू यू, ठीक है। एंड लेटर वी आर ऑल्सो गोइंग टू केटर टू ऑल ऑफ योर एग्जाम्स नीड्स, ठीक है। तो सभी के नोट्स एंड ऑल बिल्कुल बराबर आपको अवेलेबल रहेंगे। और जो ये इशू है कि भाई हम लिटरेचर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसको बाद में भूल जाते हैं, ठीक है, तो वो फॉरगेटिंग कर्व वाली प्रॉब्लम भी आपकी इस सीरीज में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो उस तरह से हमारे माइंड में मैप्स हम बनाएंगे और हम सभी एजेस को जो है फटाफट से इस सीरीज के इस फर्स्ट सेशन में, जो कि एक फाउंडेशनल क्लास आपके लिए, हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैम लिटरेचर होता क्या है ना, सीरीज रहेगी पूरी इंग्लिश लिटरेचर पर उससे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज लिटरेचर, ठीक है। सो दिस इज योर सीरीज, आई एम शिल्पा एंड वी आर स्टार्टिंग विद इट टुडे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पीरियड्स की बात हो यहाँ पे होगी द क्रोनोलॉजी एंड द टाइमलाइन ऑफ व्हाट, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सारी पूरी टाइमलाइन हम अच्छे से फटाफट से इस सेशन में देखेंगे, ठीक है। हमारा स्टार्ट होगा फ्रॉम 450 एनो डोमिनी टू प्रेजेंट, अभी 2026 तक हम आएंगे और देखेंगे किस तरह से पोस्ट मॉडर्न एज, कॉन्टेम्पररी लिटरेचर, आजकल की राइटिंग्स कहाँ फॉल करती, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक मैं फटाफट से आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखा देती हूं कि हम इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका कंटेंट्स रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज लिटरेचर एग्जैक्टली, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि कैसे इंग्लिश लिटरेचर इस लिटरेचर से डिफरेंट है, ठीक है, आपस में दोनों अलग कैसे हैं, इन सब की बात भी हम साथ साथ करेंगे।
फिर हम पीरियड्स को ग्लांस करेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर की जो टाइमलाइन है, जो क्रोनोलॉजी है, ठीक है, उसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स हैं, ठीक है, उन सभी के हम डिस्कशन करेंगे, उन सभी के बारे में। फिर हर पीरियड, लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट मोस्ट इज योर ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड, इसकी हम बात करेंगे। क्या इस मतलब कैसे स्टोरी जो है शुरू हुई, कैसे इंग्लैंड नाम आया, ठीक है, कौन सी जो है ओरिजिनल ट्राइब्स को जो है लाइक फ्रॉम द नॉर्दर्न यूरोप जो ट्राइब्स आती हैं एंग्लो सैक्सन जूट्स, है ना, और वो ब्रिटेन में आती हैं, और जो आइलैंड पे ऑलरेडी जो नेटिव सेल्टिक पीपल थे उनको कैसे रिप्लेस करती हैं, कैसे सब कुछ जो है वो चेंज कर देती हैं, ठीक है, और किस तरह से जो है इंग्लैंड का जो है नाम इंग्लैंड पड़ता है। तो ये सब बातें हम इसमें करेंगे। फिर हम एंग्लो नॉर्मन्स की बात करेंगे, जिसको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद शुरू हुआ था, ठीक है। तो ऐसे हम पीरियड वाइज जो है आपके सभी पीरियड्स के हिस्टोरिकल की रिलेशन कैसे है, उन सब के बारे में एक मैप आपकी जो है आपके दिमाग में एक मैप जो है हम बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर हम एज ऑफ चौसर की बात करेंगे, एज ऑफ रिवाइवल, है ना, द डेड एज, द बैरन एज। फिर एलिजाबेथन एज की बात करेंगे, जो कि गोल्डन एज कही जाती है ना, द एज ऑफ शेक्सपियर, जैकोबियन एज। फिर कैरोलिन एज, जिसको सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम पीरियड भी कहा जाता है, जहां पे प्यूरिटन्स जो हैं दे वर लाइक इन अ कांस्टेंट राइवलरी विद द चार्ल्स किंग्स, है ना। तो उस तरह की कैसे मोनार्की रिस्टोर होती है, रिस्टोरेशन एज की बात करेंगे। फिर हम ऑगस्टन और एनलाइटनमेंट एज की आपकी बात करेंगे, जिनमें जो आपके अलेक्जेंडर पोप है, नियो क्लासिकल पीरियड्स हैं, उन सब की हम डिटेल लेंगे। रोमांटिक एज की बात करेंगे, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, और अब हम 2026 में कहाँ स्टैंड करते हैं, यहां तक हम आए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही मजेदार सेशन होगा, बोर होने का तो नाम ही नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल एक जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव ग्रुप स्टडीज, ठीक है, उस तरह से चीजें डिस्कस होंगी, टू द पॉइंट लेक्चर रहेगा। यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, एंड इफ यू आर रेडी फॉर इट, do not forget to hit a like button, because all that motivates us for the next sessions. If you want the series to let the series keep going, do not forget to hit the like button and also comment, ठीक है। सो व्हाट इज लिटरेचर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है। लिटरेचर जो है वो आर्ट ऑफ राइटिंग डाउन है, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे कब, हम लिखेंगे कब, जब हमारे दिमाग में कोई आइडिया होगा पर्टिकुलर, ठीक है। हम सिर्फ तभी लिखते हैं जब हम कोई चीज को नोटिस कर रहे हैं, कोई ऐसी घटना हुई है जो हमारी लाइफ का एक अहम एक्सपीरियंस बन गई है। सो व्हाट वी यूजुअली डू, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी फील एंड ऑल, है ना। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं, ड्रीम करते हैं, लिव करते हैं, ठीक है, इन सभी एक्सपीरियंसेस को, इस फिलॉसफी को हम लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जैसे सबसे पहले केव पेंटिंग्स होती थी, और आज अगर हम देखें तो हम ब्लॉग्स देखते हैं, साथ में हम व्लॉग्स देखते हैं, है ना। तो ये ट्रांजिशन जो आया है, ये सब का सब एक लिटरेचर का ही तो हिस्सा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि केव पेंटिंग से लेकर आजकल के व्लॉग्स तक जो आपका पूरा जो आपकी रिटन पार्ट, वो सब लिटरेचर का हिस्सा है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज वांटेड टू लीव देयर स्टोरीज, है ना, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी स्टोरीज हैं, आप उनकी छाप छोड़कर जाते हैं, ठीक है, ये साहित्य है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब ये स्टोरीज, पोम्स, प्लेज, एसेज, ये डिफरेंट फॉर्म्स हो गई आपकी राइटिंग्स की, जब इन फॉर्म्स को जो है ट्रेजर की तरह पास ऑन किया जाता है अक्रॉस मैनी ईयर्स, की आज मुझे ये चीज अच्छी लगी है, कल को हम हो या ना हो, लेकिन हमारी राइटिंग्स प्रिजर्व रह के आगे जाएंगी, ठीक है, और आने वाली जनरेशंस उनको they will be amazed at our writings. All this is part of literature. तो इंग्लिश लिटरेचर इससे डिफरेंट कैसे है भाई? इसी लिटरेचर को जो है ये पूरा एक ट्री है, और लाइक ये फॉरेस्ट आप मान लीजिए, और इंग्लिश लिटरेचर उसी का एक ब्रांच है, उसी लिटरेचर का एक पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है हमने, इट मीन्स लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, एज सिंपल एज इट इज, कि भाई वही साहित्य अगर इंग्लिश भाषा में लिखा जाएगा तो आप उसे इंग्लिश लिटरेचर बोल दोगे। तो इस तरह से लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर से अलग हो गया, ठीक है। तो इसका बारे में देखिए, जैसे राइटर्स हैं, अब इसमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से राइटर्स लिखते हैं, बेसिकली फ्रॉम इंग्लैंड,
बट लेटर बेसिकली इंग्लैंड से शुरू हुआ था इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन लेटर बाद में आपके स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जो कि इंग्लैंड के ही मतलब इंग्लैंड के ही द थ्री एक्ट ऑफ यूनियन के बाद आपको पता है द ग्रेट ब्रिटेन के ही जो पार्ट्स हैं ऑफ कोर्स, तो फिर यूएसए, फिर इंडिया, फिर अफ्रीका, है ना, तो ये सब कंट्रीज के भी लोग जो हैं अपने एक्सपीरियंसेस लिखने लगे, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने भी इंग्लिश लैंग्वेज में वो एक्सपीरियंसेस लिखे तो वो सभी इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट बने। सो दिस इज हाउ लिटरेचर इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो ये आपका बेसिक क्लियर हुआ, समझ आ गया कि साहित्य और मतलब बेसिकली लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर में क्या डिफरेंस है। वेरी नाइस, ठीक है। तो इफ your concepts are being brushed up, do not forget to hit the like button and subscribe to get set classes, ठीक है। चलिए, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हम बात करेंगे। एक टेबल आपके सामने आ गया है और ये टेबल इसीलिए डिजाइन किया गया है, बहुत कॉमन टेबल है ये, ठीक है। इसमें हम सभी पीरियड्स के टाइमलाइंस को इधर देख पा रहे हैं, ठीक है। राइट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश पीरियड आपका 450 to 1066, फॉलोड बाय एंग्लो नॉर्मन पीरियड, है ना, यहाँ पे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है और उसके बाद आपका एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू हो जाता है जो कि फ्रेंच वेज लाता है, ठीक है। फ्रेंच भाषा के साथ साथ फ्रेंच के तरीके भी आ जाते हैं, फ्रेंच मैनर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इन सब की बातें हम अभी करेंगे, ठीक है। तो ये इसका टाइमलाइन है 1066 से 1340। एज ऑफ चौसर की हम बात करेंगे, इसमें 1340 से 1400 तक का आपका एज ऑफ चौसर रहता है। एज ऑफ रिवाइवल रहता है 1400 to 1500, ठीक है। फिर एलिजाबेथन एज आपका रहता है रफली 1558 से 1603 तक, ठीक है। इस पीरियड को आप और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं एज ऑफ रिवाइवल को, ठीक है। फिर जैकोबियन एज जो है आपका 1603 से 1625 तक रहेगा। कैरोलिन एंड इंटररेग्नम पीरियड रहेगा आपका 1625 से 1660 तक। और यहाँ पे बेसिकली आपका सिविल वॉर वाला जो पीरियड है, कॉमनवेल्थ पीरियड भी जिसे कहते हैं, वो इंटररेग्नम पीरियड आपका 1640 से 1660 तक का माना जाता है, ठीक है। जिसमें सब चीजें बंद कर दी थी, बिल्कुल मतलब परेशान कर दिया था, है ना। जिसमें आयरन गवर्नमेंट का प्रोटेक्टर, व्हाट वी से, देयर इज अ वर्ड फॉर दैट गवर्नमेंट, है ना, आयरन गवर्नमेंट भी कहा कहते हैं उसे, तो वो सब था, ठीक है। रिस्टोरेशन एज में वही है, किंग चार्ल्स आ गए थे आपके और उनके साथ साथ कई चीजें रिस्टोर हो गई थी। देन ऑगस्टन एज या एनलाइटनमेंट एज की बात होगी, वो पीरियड आपका ये रहेगा। रोमांटिक एज आपका लिरिकल बैलेड्स आते हैं जो कि आपका मैनिफेस्टो है रोमांटिक एज का, राइट, उसी टाइम से शुरू होती है। और 1832 की जगह आप 1850 तक का भी पीरियड इसका, मतलब दिस इज एम्बिगुअस, दिस इज लाइक इट्स नॉट वेरी, जो ये पीरियड्स हैं, ये जो एजेस हैं, अगर आप डिफरेंट हिस्ट्री बुक्स में देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर की, तो ये फिक्स पॉइंट ऑफ ईयर पे एंड नहीं होती हैं, ठीक है। दे आर हैफिजर्ली डन, हाउएवर इनको मतलब एक मोटे मोटे तरीके से जो है इन पर्टिकुलर एजेस को एक रेंज में जो है रखा गया है, ठीक है। बट जैसे कि मैं आपको बता रही हूं कि 1850 में एज विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड, सो विद हिम डाइड द रोमांटिक एज, तो ऐसा भी हिस्टोरियंस मानते हैं, ठीक है। तो 1850 तक का आपका रोमांटिक एज स्ट्रेच होता है। फिर विक्टोरियन एज की हम बात करें तो 1850 से आप बोल सकते हैं 1901 तक आपका विक्टोरियन एज, आपका रियलिज्म और आपके चार्ल्स डिकेंस जो है लीड करते हैं। फिर आपका फॉलो होता है मॉडर्न एज, ठीक है, 1901 से 1945, एग्जैक्टली आपका मॉडर्न एज यहीं तक रहता है। और पोस्ट मॉडर्न एज आपका, मानिए इंडिया को जब मिली थी अपनी आजादी, है ना, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अप टिल नाउ, ठीक है, आपका पोस्ट मॉडर्न एज। इवन अभी भी वी आर इन द लेट पोस्ट मॉडर्न एरा, द कंटेम्परेरी लिटरेचर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये वाला पीरियड था आपका और इसी के बारे में हम फटाफट से देखते, ठीक है। अब हम फटाफट से इन पीरियड्स के बारे में एक हिस्टोरिकल डाटा को कलेक्ट करेंगे और उसके साथ साथ थीम, स्टाइल, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि भाई किन चीजों पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम क्या देखने वाले हैं कि क्या मेजर ऑथर थे, उसका क्या इंपॉर्टेंट वर्क था, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले आप देखोगे कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, अगर हम अपनी जर्नी को शुरू ही करते हैं तो आप देखोगे कि सबसे पहले
जो आइलैंड है ब्रिटेन का, वहां पे कौन लोग आए थे? एंग्लो सैक्सन जो पीपल थे, राइट, लाइक 440 एडी के आसपास वो लोग आने लगे थे, और वो जर्मेनिक ट्राइब्स थे जिनको आप नेमली बोलते हैं एंग्लो सैक्सन्स एंड जूट्स, है ना। वो नॉर्दर्न सी से, नॉर्दर्न यूरोप से आ रहे हैं और ब्रिटेन में आकर सेटल हो गए। तो वो ब्रिटेन में जब आकर सेटल हुए तो उन्होंने उनको किसको वहां से डिस्प्लेस किया और किसकी जगह वो आए? जो आपके नेटिव सेल्टिक पीपल थे, है ना, जिनको मतलब जो पहले से वहां पे रहते थे उनको रिप्लेस किया। वो जो नेटिव पीपल थे वो वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंग्लैंड नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो इंग्लैंड नाम कैसे पड़ा? जो ये नए सेटलर्स आए थे, जो ओल्ड इंग्लिश यूजुअली जो है बोला करते थे, जिनको हम एंग्लो सैक्सन नाम से जानते हैं, है ना, कि भाई वो एंग्लो सैक्सन नाम थे, उन्हीं लोगों ने जो है इंग्लैंड नाम एंगल वर्ड से जो है निकाला। एंगल वर्ड का मतलब होता है द लैंड ऑफ द एंगल्स। ठीक है, जहां पे ऐसे लोग रहते हैं। उसके साथ साथ हम रिलीजियस फ्रंटियर्स पे देखें तो क्रिश्चियनिटी जो है अब यहाँ पे इट टेक्स इट्स होल्ड। सेंट ऑगस्टीन जो है कैंटरबरी से आए थे, रोम से, है ना, उन्होंने क्रिश्चियनिटी में यहाँ के लाइक लोगों को कन्वर्ट कर दिया था। और साथ में लैटिन लर्निंग जो है स्कूल्स, मोनास्ट्रीज में शुरू हो गई थी, और साथ में लोगों ने पार्चमेंट्स पे लिखना, है ना, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना भी शुरू किया था। तो ये सब चीजें थी। फिर आप देखोगे कुछ वाइकिंग इन्वेजन्स हुए थे और किंग ऑल्फ्रेड ने उन सब चीजों से कैसे डील किया था। ठीक है, लेट 18th सेंचुरी में जो वाइकिंग्स थे, जिनको आप डेन्स भी बोलते हैं, उन्होंने क्या किया था? वो मतलब इंग्लिश कोस्ट पर बार बार लाइक अटैक कर रहे थे, और वो मोनास्ट्रीज को बर्न कर रहे थे, बुक्स की स्टीलिंग यहाँ पे हो रही थी। और जो किंग ऑल्फ्रेड जो कि मतलब 870s के आसपास आपका शासन कर रहे थे ब्रिटेन में, आप देखोगे वो किस तरह से इन लोगों को जो है डिफीट करते हैं और बचाते हैं अपने इंग्लिश कल्चर को। और इवन वो ये भी कहते हैं कि भाई लेटिन बुक्स को अब इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कराइए। ठीक है, तो किंग ऑल्फ्रेड ने इस टाइम पे जो है बहुत बड़ा यू कैन से बहुत ही बड़ा काम करके इंग्लिश कल्चर को जो है सेव किया। अब हम बात करेंगे कैसे हुआ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो 1066 को, जिसको आप बैटल ऑफ हेस्टिंग्स भी बोलते हैं, वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इस एज में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ऑल्फ्रेड के बाद, किंग ऑल्फ्रेड के बाद बहुत सारे और भी किंग्स आते हैं, और वो 1066 तक मतलब किसी तरह अपनी धरोहर को, अपनी राइटिंग्स को, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी जो फ्रांस से आकर हमला कर देते हैं, और उस समय पर जो किंग हेरोल्ड होते हैं एक्चुअल में पोजीशन लाइक ऑन द थ्रोन, तो विलियम ऑफ नॉर्मंडी और किंग हेरोल्ड, है ना, किंग हेरोल्ड और विलियम ऑफ नॉर्मंडी का बैटल हो जाता है ना। और उस बैटल में जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जिसको बोला जाता है, फाइनली जो है जो नॉर्मन किंग थे आपके, वो जीत जाते हैं। ठीक है, जिसको हम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स भी कहते हैं या नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो फ्रेंच थे तो वो लाते हैं अपनी फ्रेंच वेज, और साथ में जो है वो इंग्लिश थ्रोन को जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसी पे जो है उनका राज रहता है। तो ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बताया कि भाई किस तरह से जो वहाँ पे एंग्लो सैक्सन्स, जूट्स नाम की जो जर्मेनिक ट्राइब्स आती हैं और जो ऑलरेडी ओल्ड सेल्टिक पीपल थे ब्रिटेन के, उनको डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, अब आप देखोगे जो राइटिंग्स है ना इस पीरियड की, जहां से बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आपका, उसमें हम इसमें देखेंगे भी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, फिर आप देखोगे हीरोइक वॉरियर स्पिरिट दिखेगी, ओल्ड ट्रेडिशन आपको दिखेगा कि किस तरह से उनकी राइटिंग्स में ओल्ड ट्रेडिशन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑलिट्रेशन दिखेगा, कैनिंग दिखेगी, है ना, कैनिंग बोले तो साथ में कंपाउंडिंग ऑफ वर्ड्स, है ना। फिर वो आप देखोगे कि कोई राइम नहीं फॉलो करते थे, और सेशोरा नाम की एक टेक्निक यूज करते थे कि हर चीज में, हर लाइन में बीच में पॉज देते थे, बस वही राइम होती। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वॉरियर कोड। आप देखोगे कि फिर क्रिश्चियनिटी में वो लोग कन्वर्ट हो गए थे, तो उस वजह से भी कुछ चेंजेस आए थे। और फिर हम देखेंगे कैसे बेवुल्फ जो है 3182 लाइंस के आसपास की आपकी जो आज तक की इंग्लिश एपिक है ना, जो ऑलिटरेटिव लाइंस
लेके बनी है, वो कैसे जो है उस टाइम पर निकल कर आती है, और एनोनिमस उसका ऑथर है, ठीक है। फिर कैडमन, साइनी वुल्फ एंड इन सब रिलीजियस ऑथर्स को आप देखेंगे। वेनेरेबल बीड के बारे में हम पढ़ेंगे, और किंग अल्फ्रेड के बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्होंने उस कल्चर को उस टाइम पे बचाने की कोशिश की थी। और फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिजीज हम पढ़ेंगे। तो ये सब जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ मैंने आपको कई बेसिक बातें जो है बताई हैं, ठीक है, कि जिन चीजों का आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, अब 449 एडी से शुरू हुआ था। एंग्लो सैक्सन्स एंड जूट्स, ये लोग जो हैं यूरोप से आए थे, नॉर्दर्न यूरोप से आए थे, और ये ब्रिटेन में आकर सेटल हो गए थे, जिसकी वजह से बाद में इस जगह का नाम जो है इंग्लैंड पड़ा, ठीक है, क्योंकि एंगल्स है ना, द लैंड ऑफ एंगल्स। कौन आए थे यहाँ पे? एंगल्स आए थे, और इन्हीं की वजह से इस जगह का नाम एंग्लातेरा। तियरा स्पेनिश रूट है, जिसको लैंड को बोलते हैं, लैंड को तियरा बोलते हैं स्पेनिश में, एंग्लातेरा, एंग्लैंड, ठीक है, उस तरह से तो इंग्लैंड बना। अब द एज फाइनली एंडेड। अब ये एज जो है ना, ये वाली एज देखो, इस सेशन में ना फटाफट रहेगा ताकि एक ओवरव्यू आपको मिल जाए, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया है, तो हम फटाफट से सारी एजेस को कवर करने वाले, ठीक है। 1066 में एज एंड होती है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ, या फिर इसी का दूसरा नाम है आपका बैटल ऑफ हेस्टिंग। अब ये हीरोइक था, ठीक है, इसमें आप देखोगे हीरोइज्म बहुत ज्यादा है। बेवुल्फ नाम जैसी एपिक पोइट्रीज आ रही हैं, ठीक है, वॉरियर पोइट्रीज आ रही हैं कि भाई इतने बड़े दानव को जो है एक हीरो ने किस तरह से डिफीट कर दिया है ना, तो वो सब है। अब आप देखोगे पहले ना लोग जो है पोइट्री को गाते थे, ठीक है, और चीजों को ना रिटन में आने से पहले गाया जाता था। और शुरू में जब बहुत पुराने समय की बात है, जब वो लोग गाते थे, उन्हीं को हम क्या बोलते थे? स्कॉप्स। स्कॉप्स, या आप उनको बार्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, स्कॉप्स या बार्ड्स कहते हो आपको। तो ऐसे ये जो है, अब देखो लिटरेचर आ रही है, नोटिस करते रहे ना कैसे कैसे आ रही है, मजेदार सेशन होने वाला, ठीक है। तो इस तरह से आएगी। अब 2 फेमस टेक्निक्स थी भाई, ये क्या टेक्निक यूज करते थे हर लाइन में? इनमें ऑलिट्रेशन होता था और कैनिंग होता था, ठीक है। कैनिंग क्या है? जैसे वेल रोड बोल दिया सी के लिए, ठीक है, और बोन हाउस बोल दिया आपके बॉडी के लिए, स्केलेटन के लिए बोन हाउस बोल दे, ठीक है। तो वो सब कैनिंग होती है। अभी ऑलिट्रेशन आपने देखा, रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो ये सबसे पहले तो भाई ये उठ के आई थी, जो आज आप लिटरेरी वो सीखते हैं ना, पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स, है ना, फिगर्स, लिटरेरी फिगर्स, वो सब सीखते हो, तो सबसे पहले तो भाई इनको सीख लो, यही आई थी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। चलिए, कोई राइम नहीं थी भाई, ठीक है, सिर्फ सेशौरा था, सेशौरा जिसको आप पॉज भी बोलते हैं। एक छोटा सा पॉज लेते थे लाइन के बीच में, और उसी से जो रिदम बन गई वो आपकी फाइनल जो है रिदम निकल कर आई। अब ग्रेटेस्ट वर्क क्या था उस टाइम का? बेवुल्फ। और यहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके ब्लू में हाईलाइटेड दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ये कहीं ना कहीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यस, यूजीसी नेट के तो हैं ही, और साथ में यही क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के हैं, चाहे आप एमपी, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और सदर्न स्टेट्स किसी भी जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यही क्वेश्चंस हैं आपके। जब जब लिटरेचर की बात होगी तो इन्हीं क्वेश्चंस की बात होगी, ठीक है। तो वही है, हम अपना एज वाइज डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं चीजों को, ठीक है। देखें, अब कैडमन जो है वो फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन पॉइंट थे, ठीक है। ये अब क्रिश्चियनिटी जो है यहाँ पे वर्क्स में देखने को मिलेगी। कैडमन पोर्ट है, ठीक है। अभी उनके वर्क्स जो होंगे ना, वो मैं अभी जो नेक्स्ट सेशंस आपके आएंगे, इनमें एक एक एज को अच्छे से गहराई से, हर एज की एनाटॉमी होने वाली है, ठीक है, उसमें हर ऑथर, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको उस सेशन में मिलेगी, ठीक है। इसमें हम फटाफट से एक रिकैप ले रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं बेसिकली सभी पीरियड्स का, ठीक है। तो वेनेरेबल बीड क्या लिख रहे हैं इसमें? भाई ये इंपॉर्टेंट है, उनकी एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री। किंग ऑल्फ्रेड का क्या इंपॉर्टेंट है? उनके एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स, जो कि बहुत फेमस है, और इनसे ये क्या बन गए हैं? ये सोर्स बन गए हैं कई सारे वर्क्स का। और वेरी रूट्स जो हैं उनमें आप बेवुल्फ को याद रखेंगे, ऑलिट्रेशन और कैनिंग को याद, ठीक है। तो ये हमने बात की ओल्ड, बेसिकली हमने क्या बात की? हाँ, तो हमने सारी
ओल्ड इंग्लिश पीरियड की डिटेलिंग करी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा एंग्लो नॉर्मल, जिसको आप साथ में मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं, वो कैसे आया। तो अब जैसे कि देखोगे कि जो एंग्लो सैक्सन एज है वो 1066 में खत्म हो जाती है, जब विलियम ऑफ नॉर्मंडी जो है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जीत जाते हैं, और उसी पर्टिकुलर दिन से आपका शुरू हो जाता है इंग्लिश लिटरेचर का असली इतिहास, ठीक है। तो आप देखोगे किस तरह से नॉर्मन्स, राइट, हु हैव द रूट्स इन फ्रेंच, कैसे वो नॉर्मन्स को आप देखोगे जो वो टेक ओवर करते हैं। नॉर्मन्स आए नॉर्दर्न फ्रांस से और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच मैनर्स अपने साथ लेकर आए, ठीक है, और सब कुछ रिप्लेस कर दिया ओवरनाइट, एक ही रात में। जो पहले इंग्लिश नॉबल्स इंग्लिश बोलते थे वो फ्रेंच बोले, ठीक है। तो ये सब चेंजेस हुए। फिर 3 लैंग्वेजेस टुगेदर हो गई आपकी। आप देखोगे लैटिन यूज हो रही है चर्च में, द लैटिन लैंग्वेज वाज स्पोकन इन चर्च। फ्रेंच जो है रॉयल कोर्ट की भाषा बन गई है, और इंग्लिश अब सिर्फ जो लोअर क्लास है या फिर जो कॉमन पीपल है, द कॉटेजेस ऑफ कॉमन पीपल, वो लोग बोलते हैं। फिर मिडिल इंग्लिश कैसे आई, तो आप देखोगे कि भाई इन्हीं मिडिल इंग्लिश, इन्हीं जो ये इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है, इन्होंने अल्टीमेटली फ्रेंच स्पीकिंग पीपल से शादी की, है ना। और जो बच्चे वहाँ पे ग्रो अप हुए वो दोनों ही भाषा सीखते हुए ग्रो अप हुए, है ना। और जब वो मिक्सचर सुनते हुए वो बच्चे जो है ग्रो अप हुए, तो वो ब्रांड न्यू लैंग्वेज जो बन के आई उसी को आप मिडिल इंग्लिश कहोगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि वो आज की इंग्लिश के ना बहुत क्लोजर है मिडिल इंग्लिश, ठीक है। अगर आप आज की बात करो तो मिडिल इंग्लिश प्रोडक्ट थी उसी मतलब आपकी फ्रेंच विद द इंग्लिश दैट पीपल स्पोक। फिर क्रूसेड्स हुए आपकी, जो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड आपकी, ठीक है, साथ में कैम्ब्रिज, अराउंड 1200 के टाइम्स पे आपकी जो है ये यूनिवर्सिटीज आई, ठीक है। और मैग्ना कार्टा जो है साइन हुआ। मैग्ना कार्टा आपको पता ही होगा कि किस तरह से किंग की पावर को, किंग की जो पावर्स होती हैं उनको लिमिट कर दिया जाता है एक रिटन डॉक्यूमेंट के। तो वो मैग्ना कार्टा जिसको आप मतलब अराउंड 1215 के आसपास जो है ये 1215 या 1220 के आसपास मैग्ना कार्टा साइन हुआ था, ठीक है। फिर फ्यूडल सिस्टम आया। फ्यूडल सिस्टम में भाई हायरार्कीज बना दी, है ना, कि टॉप पे आपके बैरन्स रहेंगे, सेकंड पे आपके नाइट्स रहेंगे, और थर्ड पे आपके जो हैं पीजेंट्स रहेंगे। तो वो हायरार्कीज, वो फ्यूडल सिस्टम, वो सब आया, ठीक है। अब हम थीम्स स्टाइल्स को देख लेते हैं फटाफट से कि किस तरह से जो राइटिंग्स थी, वो जो राइटिंग्स जो हैं कैसे आई थी, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे द मैटर ऑफ ब्रिटेन, द मैटर ऑफ फ्रांस एंड द मैटर ऑफ रोम, जिनको आप साइकिल्स बोलते हो, वो इसी दौरान आई थी, ठीक है। फिर जो इनके वर्क्स थे वो आपके सारे कोर्टली लव उनमें देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ में जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपकी एलिगोरिकल रहेगी, यानी सरफेस पे स्टोरी कुछ और चल रही है और जो उसका मीनिंग है अंडरनीथ वो कुछ और है, ठीक है। तो एलिगरी जैसी लैंग्वेज रहेगी। अब हम फटाफट से रिकैप ले लेते हैं कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड था क्या। 1066 तक की हमने बात कर ली थी भाई अपनी पिछली। तो अब क्या हुआ, नॉर्मन्स फ्रॉम फ्रांस टुक ओवर। मैंने बताया आपको नॉर्मन्स आ गए भाई, ठीक है, आ गए तो आ गए। ब्रिंगिंग क्या लाए साथ में, लैंग्वेज लेके आए, ठीक है। अब लैटिन बोले जाने लगी चर्च में, फ्रेंच कोर्ट में, और इंग्लिश आम लोगों में बोली जाने लगी, ठीक है। और ये सब मिलकर जो है बनाती हैं मिडिल इंग्लिश। फिर मैग्ना कार्टा, जैसे कि अभी बात ही हो रही थी इसकी, ठीक है, ये लिमिट करता है किंग की पावर्स को, तो ये भी यहाँ पे साइन हुआ, ठीक है। पॉपुलर फॉर्म आई रोमांस की, ठीक है। ब्रेव नाइट्स की आप चीजें देखोगे यहाँ पे, लेडीज एंड श्यूलरी आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंच आइडिया, द कोर्टली लव, पैशन, ये सब इनकी राइटिंग्स में दिखेगा। और एक वेल्ड वन सेकेंड, एक वेल्ड लैंग्वेज आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है, एलिगोरी के थ्रू। फिर जेफरी ऑफ मॉनमूथ जो है ये ऑथर है, ठीक है, ये ऑथर हैं इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने जो है किंग ऑथर एंड मर्लिन इन हिज हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिये, मीन्स हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिये, ये वाला वर्क इस सेंचुरी में पब्लिश किया, ठीक है। तो ये ऑथर हैं और ये वाला जो है इनका वर्क है। फिर लायामन ने अपना ब्रूथ नाम का वर्क पब्लिश किया। ये सब इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इस टाइम के, ठीक है, जिसमें आर्थर जो किंग थे उनकी स्टोरीज आई इन अर्ली मिडिल इंग्लिश। और साथ में एक और वर्क आया, बहुत फेमस डिबेट आया, द आउल एंड द नाइटिंगेल का, एक विटी डिबेट
होम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इस टाइम के। ठीक है, इनकी जो अगर आपको एंग्लो नॉर्मन्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो एक 15-20 मिनट्स का सेपरेट लेक्चर इस प्लेलिस्ट में नीचे ही मिल जाएगा, उधर आपका सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली पता चल गया इस एज में क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एज की, एज ऑफ चॉसर। ठीक है, अब ये एजेस कुछ ऐसी एजेस आ रही हैं जो आपका वार्म अप कर रही हैं, है ना। वार्म अप बोले तो अब आपको आप मिलेंगे जो भयंकर बढ़िया राइटर्स हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के, उनसे आपकी मुलाकात। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एज ऑफ चॉसर की। उसमें क्या हुआ था कि भाई एंग्लो नॉर्मन्स वाली बातें हमने सारी पता कर ली थी, और धीरे धीरे लिटरेरी जीनियस जो है अपने जेफरी चॉसर ही टेक्स द स्टेज। लेकिन इनके टाइम्स में हुई 100 इयर्स वॉर, 1337 से 1453। सब जानते हैं इसका टाइम पीरियड कि 1337 से लेके 1453 तक 100 साल की एक लड़ाई, लंबी लड़ाई जो है चलती रही इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है, एंड मतलब वो सेंचुरीज तक चलती रही, जिसकी वजह से बहुत पैसा, बहुत सारी जान और बहुत सारी मतलब नैतिक मोरल्स सब करप्ट हो गए, है ना, सब के सब खाली हो गए। अब साथ में उसके आया आपका ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ आपको पता है 1348 का है, और इसने वाइप आउट कर दी थी बहुत सारी पॉपुलेशन इंग्लैंड की, है ना। बहुत बड़ा मतलब ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन उस टाइम पे ब्लैक डेथ की वजह से फिनिश खत्म हो गई थी। ठीक है, फिर आपका पीजेंट्स रिवॉल्ट था, जो आपका वॉथ टाइलर नाम के बंदा है ना, वो लीड कर रहे थे। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई बहुत सारे वर्कर्स जिन्हें जो है अपनी जान गंवा दी थी, और उसकी वजह से आप देखोगे एक पीजेंट रिवॉल्ट हुआ 1381 में, जिसमें ये बोला गया कि भाई अब जो बचे हुए पीजेंट्स हैं वो लोग थोड़े ज्यादा पैसे मांगने लगे, हायर वेजेस मांगने लगे, तो गवर्नमेंट उनको रोकती है और वो फाइनली एक रिवॉल्ट बन जाता है, पीजेंट्स रिवॉल्ट। फिर जॉन वाइक्लिफ, जिनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन हो, है ना, वो आए और उन्होंने अपनी बाइबल जो है, इंग्लिश बाइबल का जो है ट्रांसलेशन किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, और उस टाइम पे वो बहुत बोल्ड एक्ट माना जाता था, मतलब बहुत डेंजरस था ऐसा करना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, और फिर हम थीम्स देखेंगे, स्टाइल देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। आपको जेफरी चॉसर जो उस एज के एमिनेंट राइटर थे, उनके वर्क्स में एक रियलिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखोगे किस किस तरह से अब नाइट्स की बातें नहीं होती हैं, अब राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं होती हैं, कहानियां आम आदमियों पे आ गई हैं। कैसे एक लेजी कुक की बात हो रही है, कैसे एक मोरली करप्ट लेडी की बात हो रही है। ठीक है, और किस तरह से मतलब एक पीजेंट की बात हो रही है। तो मतलब बहुत सारे जो आपके नॉर्मल सोशल क्लास के लोग हैं, उनसे रिलेटेड स्टोरीज, एक रियलिज्म आपको देखने को। ठीक है, फिर एक वैरायटी दिखेगी आपको लाइक मीटर में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीटर्स यूज होंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा कैसे एक फ्रेम नैरेटिव टेक्निक यूज हो रही है, कि चौसर कैंटरबरी टेल्स नाम के एक वर्क में अंदर अंदर कुछ कुछ स्टोरीज डाल रहे हैं, स्टोरी इन अ स्टोरी, फ्रेम नैरेटिव्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं इस एज में। चलिए देखते हैं एज ऑफ चौसर थी क्या एग्जैक्ट। तो इंग्लिश हैड ग्रोन स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूस इट्स फर्स्ट ग्रेट जीनियस, और मैंने आपको बताया है जेफरी चौसर जो यहाँ पे एक स्टार बनकर जो है उमड़े हैं इस एज में, एंड फ्रॉम हिम स्टार्ट्स द रियल लिटरेचर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ब्लैक डेथ का मैंने आपको बताया 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई थी, 1348 का ये एक डिजास्टर था। ठीक है, और जॉन वाइक्लिफ जो है यहाँ पे एक ऑथर, ठीक है, इन्होंने बाइबल को जो है ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में पहली बार। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है राइटिंग्स की इस एज में, उसमें रियलिज्म आपको देखने को मिलेगा। ऑर्डिनरी लोगों की बात होगी वर्क्स में, ना, जो भी वर्क्स होंगे इस टाइम के, है ना, उनकी ही बात होगी, ऑर्डिनरी लोगों की बात होगी। उनमें उन्हीं के ऊपर मजाक किया जाएगा, उन्हीं की फॉलीज, उन्हीं पे जोक्स जो है बनाए जाएंगे। ठीक है, ह्यूमर एंड सटायर ब्लूम करते हैं चौसर के पेजेस में, और फ्रेम नैरेटिव टेक्निक भी चौसर की कैंटरबरी टेल्स जैसे एग्जाम्पल से हम देख के समझ सकते हैं, ये पॉपुलर हो जाती है टेक्निक। अब इस पूरी एज को भाई एज ऑफ चौसर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका ये मतलब द स्पैन, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ जेफरी चौसर। ठीक है, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ध्यान देना, फादर ऑफ इंग्लिश
पोइट्री है ये, ठीक है। हिज मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स, इनका मास्टरपीस है, ठीक है। बहुत फेमस अमेजिंग टेक्स्ट है, यूनिवर्सली रिनाउंड है ना। तो ये पढ़ना ना भूलें, ये तो भाई जान है हमारे पूरे लिटरेचर के, मतलब फाउंडेशनल टेक्स्ट है। विलियम लैंगलैंड की हम बात करें है ना, तो इन्होंने पियर्स प्लाउमैन ना, ये थोड़ा सिखा रहे हैं यहाँ पे लोगों को कि भाई ऐसे मत करो, ये ऑथर है, ये इनका वर्क है। फिर एक अननोन है, पर्ल पॉइट इनको कहा जाता है, ये भी ऑथर है। इन्होंने एक वर्क लिखा सर गावेन एंड द ग्रीन नाइट, ये इनका वर्क है, सर गावेन एंड द ग्रीन नाइट, बहुत फेमस वर्क, ठीक है। तो यहाँ आपका ये बेसिक बता दिया है मैंने कि भाई ये एक तो ये राइटर, ठीक है, ये ऑथर या राइटर आप इनको कह सकते हो, और ये लैंगलैंड और पर्ल पॉइंट, ये सब जो है उस टाइम पे लीड कर रहे थे। अब हम एज ऑफ रिवाइवल की बात करेंगे या बैरन एज की बात करेंगे। अब चौसर जैसे ही आए, आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप सा लग गया था लिटरेरी प्रोडक्शन में, जो गोल्डन आवर था चौसर का, उसके बाद एक बहुत लॉन्ग और स्ट्रेंज पॉज आया, ठीक है। और उसके बाद आप वॉर ऑफ रोजेस देखो, वॉर ऑफ रोजेस मतलब जैसे हाउस ऑफ यॉर्क, हाउस ऑफ लैंकास्टर में एक लड़ाई हुई, ठीक है, और ये मतलब ये दोनों रॉयल हाउसेस थे, और जिनको हम अब वॉर ऑफ रोजेस के नाम से जानते हैं। ये लगभग 30 साल तक ये आपकी लड़ाई चली थी, यहाँ पे आप देख सकते 1455 से 1485 तक, ठीक है। उसके बाद आपका विलियम कैक्सटन का एक प्रिंटिंग प्रेस था, वो आया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखेंगे कि कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस आया है विलियम कैक्सटन का 1476 में। इन्होंने सेटअप किया था अपना फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस, और ये वेस्टमिंस्टर में जो है इन्होंने सेटअप किया था, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखेंगे, और इसकी वजह से ना जो मतलब प्रिंटिंग थी ना वो बहुत चीप हो गई थी, मतलब पहले चीज़ों को ना पार्चमेंट्स पे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, वो बचा के रखते थे सब कुछ, है ना। और उसके बाद जैसे ही इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए तो स्पीडन अप हो गया सब कुछ, है ना, फटाफट से बुक्स जो है पब्लिश होनी शुरू हुई। तो आप देखोगे ये सब हुआ। फिर 100 ईयर्स वॉर जो है इस टाइम पर आकर खत्म होती है, और यहीं से शुरू होती है राइज ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेनरी ट्यूडर जो है रिचर्ड द थर्ड को जो है डिफीट कर देते हैं, और ट्यूडर डायनेस्टी जो है यहाँ पे सेटअप हो जाती है, ठीक है। अब साथ में यहाँ पे कुछ रेनाइसा से रिलेटेड, जिसको आप बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश, तो रेनाइसा में यही होता है कि भाई पुनर्जागरण काल होता है, ठीक है। जब आपकी रोम की जो है कैपिटल जो है गिर जाती है, और वहाँ की मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं इधर उधर फैल, ठीक है, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइनपोल एंड ये सब, है ना। तो रेनेसां आना शुरू हो रहा है, अब ध्यान देना है, ठीक है। चलो एज ऑफ रिवाइवल की देखते हैं। आफ्टर चॉसर्स डेथ इन 1400 इंग्लिश लिटरेचर ने बहुत बड़ा पॉज लिया, और उसको हम बैरन एज बोलेंगे। वॉर ऑफ रोजेस हुई इस टाइम से इस टाइम तक, इसने इंग्लैंड को 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। 1476 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, ठीक है। फिर आपके जो कुछ पोइट्स थे ना, जो पहले के जो जॉफरी चौसर को इमिटेट करते थे, उनको हम स्कॉटिश चौसेरियंस बोलने लगे या चौसेरियंस बोलने लगे। रिलीजियस ड्रामा ब्लॉसम हुआ, यहाँ पे आप देखोगे ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप याद रखेंगे। रिलीजियस ड्रामा को 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले और मोरालिटी प्ले, ठीक है। मिस्ट्री प्ले में आपकी बाइबल से रिलेटेड स्टोरीज आती हैं, मिरेकल प्ले में सेंट्स लाइव से रिलेटेड स्टोरीज आती है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। एंड मोरालिटी प्लेज में बेसिक ह्यूमन फॉलीज के ऊपर होता है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, है ना। ये सारे जो मोरालिटी बेस्ड प्लेज होते हैं, ठीक है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। फॉक बैलेड्स इंक्लूडिंग रॉबिन हुड सॉन्ग्स वर संग इन एवरी विलेज, फॉक बैलेड्स गाए जाते थे। सर थॉमस मेलेरी की एज है भाई, ये ऑथर हैं, ठीक है। इन्होंने ले मॉर्ते दे ऑथर, द डेथ ऑफ किंग ऑर्थर नाम का वर्क लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। पब्लिश हुआ था 1485 में, मोस्ट फेमस इंग्लिश ऑर्थर, है ना। द राउंड टेबल था जिनका, 24 नाइट्स वाला, बाद में 12। विलियम कैक्सटन हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड एंड प्रिंटेड मैनी बुक्स। अब विलियम कैक्सटन जिसने प्रिंटिंग प्रेस लाए थे ना, उन्होंने खुद भी बहुत सारी बुक्स जो है लिखी थी, एंड एनोनिमस एवरी मैन इज द ग्रेटेस्ट मोरालिटी प्ले। और देखो ऊपर हमने देखा था कि एक एग्जाम्पल है एवरी मैन, किसका एग्जाम्पल है, मोरालिटी प्ले का, किसका एग्जाम्पल है, मोरालिटी प्ले का एग्जाम्पल है एवरी मैन, ठीक है।
बहुत ईजी है, ये आप ध्यान रखिए। ये सब था, ठीक है। अब हम बात करेंगे एलिजाबेथन एज की, सबसे ज्यादा मजेदार एज, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट एज और मजे प्रॉपर, जहां पे आपको हर तरह का पब्लिकेशन और हर चीज में एक फ्रूट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वो आपको याद होगा ना, लाइक जब हम हिस्टोरिकली थोड़ा इन डेप्थ चले जाओगे तो क्वीन एलिजाबेथ से पहले क्वीन मैरी, जिनको ब्लडी मैरी भी कहा जाता है, और उन्होंने बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों को मरवाया था, है ना, लोगों को जो है वो शी डजंट यूज टू लाइक, शी हैड नो मोरल ग्राउंड्स, ठीक है। तो वो बेसिकली लोगों को जो है सीधे ऑर्डर्स करती थी, एंड शी वाज लाइक नॉट एट ऑल, शी वाज नॉट एट ऑल गुड, ओके। तो मतलब बहुत ज्यादा रिलीजियस बाउंड थी बेसिकली। तो क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, though she what we say that the sex she belonged to was female, है ना, कि वो the sex she belonged to, वो उनका पूरा कोटेशन है, I don't remember because ultimately we are not robots, है ना। तो वो though the sex I belong to is weak, है ना, कि सेक्स जिसे मैं बिलोंग करती हूँ वो कमजोर है, बट I hold the heart of the king, है ना, पर मेरा दिल एक राजा के समान है, और राजा किसका, इंग्लैंड का, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ना, तो वो मैं कर सकती हूँ। तो वो क्वीन एलिजाबेथ ने आकर ये सब कुछ जो है, जो मेस पहले रूलर्स करके गए थे, वो सब मेस को साफ किया और एक अच्छा जो है टाइम बिताया, ठीक है। एलिजाबेथन एज में आप देखोगे विद ट्यूडर स्टेबिलिटी, है ना, ट्यूडर्स जो है अब थ्रोन पे स्टेबल हो चुके हैं, ये डायनेस्टी आ चुकी है, और सनलिट रेन आ गया है ना, जहां पे हमेशा सवेरा रहेगा क्वीन एलिजाबेथ वन के रूल में, जिनका टाइम पीरियड है 1558 से 1603 तक, जिसको गोल्डन एज कहते हैं, ठीक है। तो रेनाइसा था भाई यहाँ पे, और यहीं पे आपको कौन दिखेगा, स्पेनिश अर्माडा जो आपकी थी, उसको डिफीट किया था पहले इन्होंने 1588 में। और ये बहुत बहुत आश्चर्य की बात है कि a lady was on the throne and as powerful that she could defeat स्पेनिश अर्माडा, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ शिप्स जो है उन्होंने डिफीट की थी अपने खुद के मतलब विद लाइक विट्स एंड विजडम, विट एंड विजडम, ठीक है। फिर एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी इसको कहते हैं, कि फ्रांसिस ड्रेक जैसे जो सेलर्स थे, जो इंग्लिशमैन थे, वो इधर उधर मतलब दे वर सेलिंग एंड दे वर ब्रिंगिंग लाइक लॉट ऑफ गुड स्टफ टू इंग्लैंड, ठीक है। एंड दे ऑल्सो फाउंडेड अ कॉलोनी इन वर्जीनिया, एंड आप देखोगे किस तरह से अमेरिका तक जो है रूट्स फैलने लगी, ठीक है। उसके बाद ग्लोब थिएटर जो है इसी एज में आपको देखने को मिलेगा, और जो शेक्सपियर हैं वो भी जो है उससे काफी ज्यादा रेजोनेटेड हैं ग्लोब थिएटर से, और थिएटर ब्लूम करता है इस टाइम पे, ठीक है। शेक्सपियर तो हैं ही इस टाइम के, है ना, मास्टर राइटर हैं इस टाइम के। और थीम्स में अगर आप देखोगे तो लव, ब्यूटी, नेचर, अच्छे अच्छे जो दिल को भाने वाले थीम्स होते हैं, उन सब पे बातें होती हैं। इंग्लिश सोनेट आपको देखने को मिलेगा, 14 लाइन लव पोम, जिसको आप इंग्लिश सोनेट कहते हैं। फिर ब्लैंक वर्ड्स को यहाँ पे एक परफेक्शन मिलती है, आपको पता ही है कि वो कैसे कैसे इवॉल्व होके आ रहा है, उसकी बात हम करेंगे। फिर आप देखोगे शेक्सपियर लिखते हैं ट्रैजिक प्लेस, कॉमेडीज लिखते हैं, हिस्ट्री प्लेस लिखते हैं, और किस तरह से जो स्टाइल है लिखने का वो रिच और म्यूजिकल बन जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क्स की और बैकग्राउंड। तो द रेनाइसा हैड नाउ फुली अराइव्ड, अब पुनर्जागरण यहाँ पे अच्छे से आ चुका है, इनके पास इनफ मटेरियल आ चुका है रोम और इटली से, ठीक है। अब ये लिखेंगे भयंकर वर्क्स, और यहाँ पे ही आपके उद्यमन होता है ना, पुनर्जागरण होता है शेक्सपियर की राइटिंग्स के साथ, ठीक है। द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एज एंड ऑल्सो ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कंप्लीट लेक्चर आपको शेक्सपियर का मिलेगा यहाँ पे, रेवोल्यूशनरी मिलेगा ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। तो रेनाइसा में ये देखोगे आप कि ये फुली आ चुका है। 1588 में इंग्लैंड ने डिफीट कर दिया है भाई किसको, स्पेनिश अर्माडा को, और ग्लोब थिएटर आपका 1599 में आ चुका है, ठीक है। थेम्स पे, रिवर थेम्स पे बना था ये, यहाँ पे लिखा भी है। ये वाली थीम्स थी आपकी पेट्रियोटिज्म आर द फेवरेट थीम्स। फिर सोनेट की मैंने बात की, 14 लाइन लव पोम, ये बहुत पॉपुलर हुई उस टाइम पे। अब ब्लैंक वर्स को यहाँ पे परफेक्शन मिली बाय क्रिस्टोफर मार्लो ने परफेक्ट किया था उनको, और बाद में एट्रीब्यूट तो शेक्सपियर को ही करेंगे, ठीक है, और हेनरी हॉवर्ड का भी कंट्रीब्यूशन था। तो वो सब हम ना अच्छे से देखेंगे जब हम इस एज को डिटेल में स्टडी
ड्रामा स्प्लिट हो जाता है भाई, ट्रेजेडी अलग दिखने लगी, कॉमेडी वर्क्स अलग और हिस्टोरिकल प्लेज अलग, और हिस्टोरियन जैसे वॉल्टर स्कॉट एंड ऑल है ना, तो शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, ऐसे ऐसे राइटर आने लगे थे। अब शेक्सपियर का आपको पता ही है कि ही वॉज बॉर्न इन 1564, 23 अप्रैल, ठीक है। द डेट ऑफ बर्थ इज हिज डेट ऑफ डेथ, है ना। तो 1564 से 1616 इनका टाइम स्पैन है, और मोर देन 37 लोग कहते हैं 38.5 प्लेज भी इन्होंने लिखी हैं। वैसे 37 जो हैं ऑन डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ऑन लाइक आर रिटन, एंड 154 सोनेट्स हैं, ठीक है। प्लेज में हेमलेट, मैकबेथ, रोमियो जूलियट, ओथेलो, किंग लियर, ये सब फेमस हैं। क्रिस्टोफर मार्लो में आप देखोगे, क्रिस्टोफर मार्लो तो भाई डॉक्टर फॉस्टस लिखते हैं, जो आज तक भी ये वर्क जाना जाता है, वेरी फेमस, क्या, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। और इनके और भी वर्क्स हैं, जैसे टेम्बोलिन द ग्रेट, वो हीरो हैं और उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड द सेकंड, हिस्टोरिकल प्ले, ये बहुत सारे वर्क्स हैं इनके। और हमें पता है कि ये जो हैं ये मतलब ज़्यादातर ट्रेजेडीज, मतलब सैनिकन ट्रेजेडीज, है ना, जहाँ पे खून खराबा देखने को मिलता है, ये सब जो है इनके वर्क्स में देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और डॉक्टर फॉस्टस इनका सबसे अहम वर्क है, ठीक है। और ठीक है, और ये वर्क जो है इनका देखने को मिलेगा, डॉक्टर फॉस्टस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो हर यूनिवर्सिटी में सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। नाउ एडमंड स्पेंसर रॉट द फेरी क्वीन एंड फ्रांसिस बेकन बिगैन द इंग्लिश एसे। तो एडमंड स्पेंसर यहाँ पे रॉट द फेरी क्वीन एंड फ्रांसिस बेकन बिगैन द इंग्लिश एसे, तो ये एसेज थे, और ये जो है एडमंड स्पेंसर जो है फेरी क्वीन के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट, एंड आई होप कि अभी तक आपको ये जो हमने एलिजाबेथन एज तक की बात की है ये आपको समझ आई होगी, ठीक है। अभी टू मेक द सेशन, टू गिव इट अ क्वालिटी, सो लेट अस स्टॉप हेयर, ओके, लेट अस एंड इट हियर। और जो रिमेनिंग एजेस हैं आपकी, ठीक है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट को देखते हुए, लाइक एवरी सेशन इज टू बी बॉट टू यू, ठीक है। यही कंटेंट बिल्कुल इसी पॉइंट से अभी के अभी शुरू होने वाला है आप, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आप नेक्स्ट पार्ट देखना इसका ना भूलें। वी वर ट्राइंग टू सम अप इट वेरी क्विकली, बट व्हेन वी आर लाइक when we are here to deliver quality, so all this matters, ठीक है। तो आप देखेंगे पार्ट 2 में आपको ये देखने को मिलेगा, द रिमेनिंग एजेस। आई होप यूर एंजॉइंग द सेशन। तो फटाफट से आप पार्ट 2 में जा सकते हैं। आपको इधर जो ये आपका स्क्रीन है, इधर भी आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे नेक्स्ट सेशन आपको ये वाला अटेंड करना है, ठीक है। सो इन कंटिन्यूएशन वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो दिस इज शिल्पा साइनिंग ऑफ। आई होप आपको अभी तक सब समझ आया होगा, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।